नमस्कार। मैं नरेश कुमार जेठिया आप सभी का एनजे सोशियोलॉजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट सोशियोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन। इसी के कंटिन्यूशन में मैं आपको फ्राइड का सिद्धांत पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको कूले का सिद्धांत और मीड का सिद्धांत ये बता चुका हूँ। और यदि आप देखना चाहें तो मेरे पहले वाले जो वीडियो उसको आप देख सकते हैं। और सोशलाइजेशन का मीनिंग, उसकी विशेषता है, उसके चरण, ये सब कुछ मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आज मैं आपको थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन का नेक्स्ट जो कंटिन्यू पार्ट है, फ्राइड का सिद्धांत, वो बताने जा रहा हूँ। तो फ्राइड नामक जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने समाजीकरण का अपना सिद्धांत जो है उसको मानसिक क्रियाओं के आधार पर समझाया। ये मानते हैं कि मानव का समस्त व्यवहार लिबिडो अर्थात काम प्रवृत्तियों से तय होता है। फ्राइड ने सामाजिकृत आत्म की समाजशास्त्रियों की अवधारणा को चुनौती दी और कहा कि स्वयं और समाज में कोई तालमेल नहीं होता। और वे ये मानते हैं कि मानव व्यवहार का तार्किक पक्ष उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी समुद्र का हिमखंड का बाहरी भाग होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिमखंड का जो अधिकांश भाग पानी में रहता है, इस प्रकार मानव व्यवहार का अधिकांश भाग भी जो अनदेखा और अचेतन शक्तियों द्वारा संचालित होता है। फ्राइड ने स्वयं को ईड, अहम और पराहम, ईड को ईडी बताया इन्होंने, अहम यानी कि ईगो और पराहम यानी सुपर ईगो, यानी कि इन तीन भागों में बांटा था, ईड, अहम और पराहम। इन तीन भागों में फ्राइड ने स्वयं को डिवाइड किया है। ईड जो है वो अहम की जो मूल प्रवृत्तियाँ, प्रेरणाओं, असामाजिकृत इच्छाओं और स्वार्थों का योग होता है। ईड के सामने नैतिक अनैतिक अच्छे बुरे का कोई सवाल नहीं होता और ये पाश्विक प्रवृत्ति के निकट है जो किसी भी प्रकार संतुष्टि चाहता है। अहम जो है वो स्वयं का चेतन और तार्किक पक्ष है। वो व्यक्ति की सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहार करने का निर्देश देता है और ईड पर नियंत्रण रखता है। अहम भी ईड के समान नैतिक अनैतिक प्रेम गणना को अधिक महत्व नहीं देता, फिर भी ये अधिक व्यवहारिक है क्योंकि ये ईड को परिस्थितियों के साथ अनुकूलन होने पर अपनी जो इच्छा है उसकी पूर्ति की स्वीकृति देता है। नेक्स्ट जो परायम है वो सामाजिक मूल्यों और आदर्शों का संयोग है जो व्यक्ति ने आत्मसात कर रखा और जो उसकी अंतरात्मा का निर्माण करता है। एक उदाहरण द्वारा इस फ्राइड ने ईड, अहम और परायम की अवधारणा को स्पष्ट किया है। यहाँ हम इस एक उदाहरण से इसको समझ पाएंगे। जिससे कि एक व्यक्ति भूखा है और उसे मिठाई खाने की इच्छा है, तो जो ये भूख है वो ईड कहलाती है। और अहम कहेगा कि यदि मिठाई खानी है, भूख शांत करनी है, तो मेहनत करो, पैसे कमाओ, और यदि परिस्थिति अनुकूल हो तो चोरी कर लो, चुपके से उठाकर खा लो। इस प्रकार अहम और ईड जो सामाजिक परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु पराहम जो है व्यक्ति को कहता है कि चोरी करना पाप है, अनैतिक है, सामाजिक मूल्यों के विपरीत है, इसलिए ऐसा मत करो। इस प्रकार पराहम विवेक और सामाजिक मूल्यों को प्रकट करता है और वो व्यक्ति के सामाजिकरण का प्रमुख आधार है। इस प्रकार हम देखते हैं ईड, अहम और पराहम जो है इसको एक दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। ईड जो एक घोड़े के समान है जो किसी भी दिशा में भागना चाहता है, और अहम जो है उस घोड़े पर बैठे सवार की तरह जो उसे दिशा देता है। वो पराहम जो है सड़क पर खड़े हुए ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तरह है जो सवार की गलती होने पर उसे सही दिशा बताता है। इस प्रकार जो पराहम ईड और अहम दोनों को नियंत्रण करता है और उन्हें समाज के मूल्यों के अनुरूप आचरण करने के निर्देश देता है। तो फ्राइड का मत है कि ईड और अहम पराहम में सदैव संघर्ष पाया जाता है और इस प्रकार उसका समाजीकरण होता है। पारस्परिक जो संघर्ष की प्रक्रिया से व्यक्ति का समाजीकरण होता है। बचपन में व्यक्ति सामाजिक व्यवहार से परिचित नहीं होता,
तो ईर्ष्या से प्रभावित होकर व्यवहार करता है। जो ही वो दूसरे लोगों के संपर्क में आता है उसे इस बात का ज्ञान होता है अपनी आवश्यकता किस प्रकार से पूरी करनी चाहिए, और यही पर अहम का विकास होता है, जो अहम के विकास की स्थिति है। और अन्य व्यक्ति के संपर्क से व्यक्ति सामाजिक मूल्य और आदर्शों से परिचित होता है और वह जानने लगता है कि समाज किस प्रकार के व्यवहार को स्वीकार और अस्वीकार करता है, नैतिक अनैतिक समझता है और ईड और अहम की बात को ठुकराकर जितना परायम के अनुसार आचरण करता उतना ही उसका सामाजिकरण सफल माना जाता है। तो ये फ्राइड के अनुसार था। अब हम सामाजिकरण से संबंधित कुछ दूसरी अवधारणा है उसके बारे में बात करेंगे। उसमें पहला है नकारात्मक समाजीकरण, नेगेटिव सोशलाइजेशन। तो समाजीकरण का जो अर्थ होता है उसमें समाज सम्मत व्यवहार, सामाजिक मूल्य, आदर्श और प्रतिमानों को सीखने से है, किंतु कई बार व्यक्ति समाज द्वारा अस्वीकृत व्यवहारों को भी सीखता है, उसे नकारात्मक समाजीकरण कहते हैं। जैसे एक बच्चा चोरी करना, गाली देना या आज्ञा का उल्लंघन करना सीखता है, तो ये हम समाज विरोधी व्यवहार होता है, जिसे हम नकारात्मक समाजीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है डिसोशलाइजेशन यानी कि विसमाजीकरण। विसमाजीकरण का तात्पर्य है पहले से सीखे व्यवहार जो है उसको भुला देना, अर्थात व्यक्ति के पहले जो समाजीकरण हुआ उससे समाप्त कर देना और व्यक्ति को उसको पहले समाजीकरण की गलतियाँ हानि बताकर उससे पहले वाले समाजीकरण के सीखे व्यवहार को छोड़ने या भुलाने के लिए कहा जाता है। और जिससे एक व्यक्ति चोरी करना, अपराध करने में संलग्न हो जाता है, तो उन इससे बुरी जो आदतें हैं उसको छोड़ने के लिए कहा जाता है और उससे जो हानि होने वाली है, हानियाँ होती है, उससे परिचित उससे कराया जाता है। और जब व्यक्ति उन्हें छोड़ देता है तो उसे विसमाजीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है पुनर्सामाजीकरण। पुनर्सामाजीकरण के अंदर हम देखते हैं कि ये पुनर्सामाजीकरण का जो कार्य है विसमाजीकरण के बाद ही संभव होता है। किसी व्यक्ति द्वारा जिसे पहले सीखे गए व्यवहार को भुलाकर उसे नया व्यवहार सिखाना ही ये पुनर्सामाजीकरण कहलाता है। एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में अपने विचारों, मूल्यों और अभिव्यक्तियों और व्यवहारों में नई भूमिकाएं ग्रहण करने के साथ साथ परिवर्तन लाता रहता है। इसे हम सतत समाजीकरण कहते हैं। किंतु ये एक परिवर्तन जो है एकदम तेज और मौलिक है, तो उसे पुनर्समाजीकरण कहते हैं। मतलब बहुत तेज़ी से और मौलिक होता तब। और ब्रूम और सेल्जनिक ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि पुनर्समाजीकरण मौलिक व तीव्र परिवर्तन की ओर संकेत करता है। तो इस प्रकार पुनर्समाजीकरण होता है, इससे व्यक्ति पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। पुनर्समाजीकरण किए जाने पर व्यक्ति अपनी पुरानी परिस्थिति को त्याग करता है और व्यक्ति पुराने सेवा को अनैतिक घोषित करता है। तो ये प्रक्रिया चलती है जिसे पुनर्समाजीकरण कहते हैं। और दबाव के कारण किया जाने वाला पुनर्समाजीकरण जो कभी सफल नहीं होता। सुधार के लिए किया गया पुनर्समाजीकरण व्यक्ति को पहले वाले परिस्थिति के मूल्यों के अनुरूप नहीं होने पर उससे कठिनाई भी होती है। और पुनर्समाजीकरण करने वाला व्यक्ति इस कार्य में सुधार की भावना से लेता, अन्यथा वह अपने को हीन और अपराधी महसूस करेगा। और पुनर्समाजीकरण सिर्फ पुनर्समाजीकरण के लिए नहीं होकर वरन व्यक्ति को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समर्थन भी उसमें दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है पूर्वाभासी समाजीकरण, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। भविष्य में जो स्थिति आने वाली है उसके लिए पहले से अभ्यास या तैयारी करना या उन व्यवहारों को सीखना, इस प्रकार के व्यवहारों को सीखना ही पूर्वाभासी समाजीकरण होता है। एग्जाम्पल के लिए यदि एक व्यक्ति पिता पति, अफसर आदि बनने से पूरी उससे संबंधित व्यवहार को सीखता है, तो वह व्यक्ति का पूर्वाभासी समाजीकरण की स्थिति में होता है। इसे पुजारी या पादरी बहुत पहले से ही इन भूमिकाओं को निभाना सीख लेते हैं। इस प्रकार जैसे मेडिकल कॉलेज का छात्र अपने छात्र जीवन में डॉक्टर की भूमिका निभाना सीख लेता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर चलती रहती है और उसको किस प्रकार से उसको भविष्य में व्यवहार करना, उससे लोग किस प्रकार की अपेक्षाएं रखेंगे,
ये सीखता है, ये पूरा वैसे सामाजिकरण की कैटेगरी में आता है और इसके लिए वो चेतन प्रयास करता है और कभी कभी इसके लिए वह संकेत भी ग्रहण करता है। तो ये मैंने आपको थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन के कंटिन्यूशन में प्राइड का सिद्धांत बताया था और सामाजिकरण से संबंधित जो दूसरी अवधारणा है, कंसेप्ट रिलेटेड टू सोशलाइजेशन, ये बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।